बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है चाहत न होती तो, जो कि लिखा है लारैब मोमिन साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नॉवेल। नहीं बाबा जान, प्लीज मत बोलिए मजीद, उसने कहते हुए उनके लरजते होठों पर हाथ रखकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया। नहीं बेटा, जमील अहमद ने उसका हाथ हटा दिया। मत रोको मुझे, मुझे कह लेने दो वो सब कुछ जो बरसों से मैंने दिल में छुपा रखा है। अगर आज न कह सका तो फिर कभी न कह सकूंगा कि मौत ताकुब में है। वो उखड़ी सांसों के दरमियान बमुश्किल कह पा रहे थे, और वो बरसते नैनों समेत अपने प्यारे बाबा जान को पल पल जिंदगी से दूर और मौत से करीब होते देख रही थी। पलक बेटा, तुम सोचती होगी कि मेरे बाद तुम्हारा इस भरी पूरी दुनिया में कोई ना होगा। हाँ, तुम ऐसा सोचने में हक बजानिब हो कि मैंने कभी तुमसे अपने तुम्हारी अम्मी के किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। तुम अब तक यही समझती रही कि न मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है और न ही तुम्हारी अम्मी का। मेरा तो अब भी कोई नहीं है, मगर तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक एक भरे पूरे रईस खानदान से था। वो उमर मुजाहिद की लाडली बेटी और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, जबकि मैं उमर मुजाहिद के माली का बेटा था। मेरे बाबा की मेरे सिवा कोई और औलाद ना थी। अम्मा मेरे बचपन में ही मर गई थी और बाबा मुझे लेकर मुजाहिद हाउस में आ गए, जहाँ वो माली की नौकरी करते थे। दीगर मुलाजमीन की तरह हम भी मुजाहिद हाउस के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और बाबा भी मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, मगर उनकी जिंदगी दगा दे गई। मैं हाई स्कूल में ही था जब वो शदीद बीमार होकर चल बसे। मैं तन्हा रह गया, मगर उमर मुजाहिद ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे वो, और उनकी बेगम। उन्होंने न सिर्फ मेरी परवरिश की बल्कि आला तालीम भी दिलवाई। उन्होंने कभी मुझे अपने नौकर का बेटा नहीं समझा। उनके 5 बेटों का सलूक भी मेरे साथ दोस्ताना था। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो उमर मुजाहिद ने अपनी एक फैक्ट्री में मुझे जनरल मैनेजर का ओहदा दे दिया, और मैं भी पूरी दयानतदारी से अपने काम में लग गया। मेरा कयाम सर्वेंट क्वार्टर्स में ही था, मगर लंच और डिनर मैं मुजाहिद हाउस में ही लेता था, कि उमर मुजाहिद की यही ख्वाहिश थी। वो तो चाहते थे कि मैं मुजाहिद हाउस में उन सब के साथ रहूं, मगर मैंने उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की। मैं तो आगे ही उनके एहसानों तले दबा था। तुम्हारी अम्मी निकहत इकलौती बेटी थी उनकी, और मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, मगर इजहार की हिम्मत कभी न कर सका, कि मुझे एहसास था कि मैं एक अदना सा खादिम हूँ। जो कुछ भी हूँ इन मेहरबान लोगों की बदौलत ही हूँ। यूं मैं निकहत की चाहत को दिल में ही बसाए रहा, कभी होठों तक नहीं लाया, हत्ता कि उसकी शादी का दिन आ पहुंचा। उमर मुजाहिद ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता अपने हमपल्ला लोगों से ही किया था। बहुत अमीर कबीर खानदान में ब्याही जा रही थी वो, और मैं अपने क्वार्टर में अपनी मोहब्बत का सोग मना रहा था। उसी पल अचानक निखत चली आई। मैं हैरानी से उसे देखने लगा तो वो कहने लगी, जमील मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। निखत के इस जुमले ने गोया कारून का खजाना मेरे कदमों में डाल दिया था, और जज्बों की शिद्दत ने मुझे इस कदर मगलूब कर दिया कि मैंने तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए निखत से शादी कर ली। हमारे पीछे वहां मुजाहिद हाउस में क्या बीती हमें कुछ खबर न हुई। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश और मगन थे। निकहत की बेपनाह चाहतों ने जैसे मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैं एहसान फरामोश बन गया था। उसी थाली में सुराख कर दिया था जिसमें खाया था। उमर मुजाहिद की इज्जत व वकार को सरे आम उछाल दिया था मैंने, मगर मुझे एहसास नहीं था। एहसास था तो सिर्फ इतना कि बरसों मैंने जिसे दिल में बसाए रखा वो भी मुझे ही चाहती है। हम बहुत खुश और मुतमईन थे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निखत सिर्फ 1.5 साल ही मेरे संग रही और तुम्हें जन्म देकर चल बसी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खामोश गलती कर बैठा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब निखत मेरे पास आई थी तो मेरा फर्ज था कि मैं उसे वापस लौटा देता, मगर मैंने जज्बाती फैसला कर डाला, जिसके बोझ तले दबा मैं आज भी सिसक रहा हूँ बेटा। एहसास नेदामत मुझे मारे डाल रहा है, मगर मैं खुद में इतना हौसला नहीं पाता कि दोबारा उमर मुजाहिद का सामना कर सकूं। ये सब मैं तुम्हें शायद कभी ना बताता बेटा, मगर जिंदगी दगा दे रही है। मेरे बाद तुम मुजाहिद हाउस चली जाना। वो सब बहुत मुखलिस लोग हैं, तुम्हें जरूर पना देंगे, मगर तुम अपनी शनाख्त जाहिर मत करना। कभी नहीं कहना कि तुम किसकी बेटी हो। अगर वो जान गए तो पता नहीं क्या रवैया अपनाएं। शायद वो तुमसे मुतनफिर हो जाएं, जो मैं नहीं चाहता बेटा। मुजाहिद हाउस में तुम्हें कुछ और ना सही तहफ्फुज तो मिल जाएगा। मेरे बाद तुम तन्हा भटकती तो ना फिरोगी। सुन रही हो ना बेटा क्या कह रहा हूं मैं। वो रुक कर गहरे गहरे सांस लेने लगे थे, और वो रोती हुई उन्हें देखे गई। बहुत बड़ी भूल हुई थी मुझसे, जिसकी सजा तमाम उम्र भुगती है मैंने। बहुत शर्मसार हूँ इन सब से बेटा। तुम कभी जाहिर मत करना कि तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने कहकर आंखें मूंदी तो दोबारा ना खोल सके।
اس کی آہیں اور چیخیں بھی انہیں واپس نہ لا سکی۔ وہ تو اس جہان میں پہنچ چکے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے ہر آہ ہر چیخ دم توڑ جاتی ہے۔ مجاہد ہاؤس کے عین سامنے رکشا رکا تھا۔ وہ اپنا اٹیچی لے کر نیچے اتری، کرایہ ادا کیا اور مڑ کر گیٹ کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ گیٹ تو بند تھا مگر باہر سے دو باوردی چوکیدار مستعد کھڑے تھے، جبکہ تیسرا کرسی پر بیٹھا تھا جس کے دائیں جانب گیٹ سے متصل دیوار میں ٹیلی فون نصب تھا۔ وہ قریب آئی تو تینوں استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے عمر مجاہد سے ملنا ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کیا کام ہے جی؟ کرسی پر بیٹھا چوکیدار پوچھنے لگا۔ یہ میں انہیں ہی بتا سکوں گی، وہ بولی تو دیوار میں نصب فون کے نمبر گھمانے لگا۔ وہ یقیناً مالکوں سے اسے اندر بھیجنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ آہنی گیٹ کے دائیں اور بائیں جانب کی باؤنڈری وال کافی دور تک چلی گئی تھی۔ دیواروں کے پیچھے اندر کی جانب سوروں کی قطاریں بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ آپ اندر جاؤ بی بی، چوکیدار نے مخاطب کیا تو وہ چوکی۔ اٹیچی کو مضبوطی سے پکڑا اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ پختہ روش پر کھڑے ہو کر اس نے سامنے نگاہ ڈالی۔ خاصے فاصلے پر مجاہد ہاؤس کی 6 منزلہ عمارت نظر آئی۔ سو بیوٹیفل! وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ روش جس پر وہ چل رہی تھی اس کے دونوں اطراف کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن میں لگے سرخ گلابوں کے انگنت پودے اپنی بہاریں دکھا رہے تھے۔ واہ کس قدر خوبصورتی ہے یہاں! قدم بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ گردن گھما گھما کر اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ روش کے دائیں جانب کیاریوں کے اس پار وسیع و عریض سرسبز لان میں جا بجا گلابوں کے کنج نظر آئے۔ لگتا ہے یہاں کے مکینوں کو بہت پسند ہے گلاب کے پھول، اس نے قیاس کیا، پھر لان سے نظریں ہٹا کر گردن بائیں جانب گھمائی جہاں کچے فرش والا میدان نظر آیا، جہاں ناریل کے درختوں کی بہتات تھی۔ ایک طرف یہ اتنا خوبصورت لان اور دوسری جانب یہ ناپختہ فرش اور ناریل کے درختوں کی بہتات۔ عجیب امتزاج ہے ذوق کا، اس نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر کندھے جھٹک کر سامنے نگاہ کی۔ گرد و پیش کا نظارہ کرتی ہوئی وہ مجاہد ہاؤس کی عمارت کے کافی قریب آ چکی تھی۔ متعدد ستونوں پر ٹکی چھت تلے پختہ فرش پر قطار در قطار کئی کاریں، جیپ اور اسکوٹریں کھڑی نظر آئیں۔ باپ رے! یہ پورچ ہے کہ گاڑیوں کا شو روم؟ کیا یہ سب یہاں کے مکینوں کی سواریاں ہیں؟ مارے حیرت کے بڑھتے قدم رک سے گئے تھے۔ سواریوں کے اس قافلہ نے حقیقتاً اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ سنگ مرمر کے سفید فرش سے آراستہ چند سیڑھیاں عمارت کے داخلی دروازے تک چلی گئی تھیں۔ سیاہ شیشوں والے بند دروازوں کے باہر دو باوردی ملازم کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس نے آخری زینہ بھی طے کیا تو ایک نے اٹھ کر دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اندر تشریف رکھیں بی بی، ملازم کا لہجہ مہذب تھا۔ وہ رومال سے پسینہ پوچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مارے استجاب کے اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں پھٹ پڑیں۔ بے حد وسیع و عریض ہال تھا جس کی آرائش و زیبائش نے اسے اسٹیچو بنا دیا تھا۔ اپنی جگہ پر ساکت سی کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ آؤ، رک کیوں گئی؟ نرم سی مردانہ آواز پر وہ چونکی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آواز کی طرف نگاہ کی تو ذرا سے فاصلے پر رکھے متعدد خوبصورت صوفوں میں سے ایک پر براجمان وہ بزرگ ہستی یقیناً عمر مجاہد کی ہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکے بغیر انہیں دیکھا۔ ان کے سر کے بال حتیٰ کی بھویں بھی سفید تھیں۔ سرخ و سفید صحت مند چہرے پر موجود سفید مونچھوں نے چہرے کو باروب بنا دیا تھا۔ سیاہ گھور آنکھوں میں بے پناہ روشنیاں سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آؤ بیٹا، مشفق سی زنانہ آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ عمر مجاہد پر سے نظریں ہٹا کر دائیں جانب والے صوفے پر بیٹھی خاتون کو دیکھنے لگی۔ شاید نہیں، یقیناً بیگم عمر ہی تھیں، وہ جو سر کے اشارے سے اسے قریب بلا رہی تھیں۔ وہ اٹیچی نیچے رکھ کر چہرے کا پسینہ ہاتھ سے ہی پونچھ کر آگے بڑھی۔ بہت نروس سی ہونے لگی تھی وہ۔ بیٹھ جاؤ، وہ بولی تو وہ بالکل مشینی انداز میں ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تو یوں لگا کہ نرم و گداز صوفے میں دھنستی چلی جائے گی۔ آرام سے بیٹھو بیٹا، اس کی بوکھلاہٹ پر عمر مجاہد مسکرائے تھے۔ جی جی، اس نے ہاتھ آپس میں جکڑ کے بیگم عمر کی جانب دیکھا۔ شوہر کی طرح وہ بھی چاق و چوبند لگی۔ رنگت میں سرخی گھلی ہوئی تھی، ہلکے گلابی رنگ کا لمبا کلی دار کرتا اور ازار پر گلابی رنگ کا ہی بڑا سا سادہ دوپٹہ اوڑھے تھی۔ سر کے کچھ بال ہی سیاہ رہ گئے تھے اور آنکھوں کی روشنیاں اس عمر میں بھی خیرہ کن کیے دے رہی تھی۔ بھرا بھرا سا چہرہ جھرری کی جانب مائل تھا۔ اس عمر میں اتنا حسین ہے ان کا کپل تو جوانی میں تو اس نے بے حد پسندیدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ بھی بھول گئی کہ وہ یہاں آئی کس لیے ہے اور اسے ان سے کیا کہنا ہے۔ کہاں سے آئی ہو بیٹا، کیا کام ہے؟ عمر مجاہد نے پوچھا تو وہ چونکی۔ جی وہ میں وہ ہکلانے لگی۔
डरो नहीं, इत्मीनान से कहो। बेगम उमर ने मुस्कुराकर जैसे हौसला बढ़ाया। इत्मीनान से बताओ बेटा कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और हमसे क्या काम है। जी मेरा नाम फलक है, वो संभल कर कहने लगी। मुंबई से नौकरी की तलाश में आई हूँ। इतनी दूर से? उमर मुजाहिद के लहजे में हैरत थी। इतना बड़ा और नामवर शहर छोड़कर तुम यहाँ इस छोटे शहर में आई हो, इतना तवील सफर तय करके? हैरत है। जी, उसने सर हिला दिया। मैं वहां तन्हा नहीं रह सकती थी, कोई नहीं है मेरा। माँ को मैंने देखा नहीं कि मुझे जन्म देकर वो चल बसी थी। बाबा ने मुझे माँ बनकर पाला। अब तो वो भी नहीं रहे। मरने से कब्ल उन्होंने मुझे ताकीद की कि मैं यहाँ चली आऊं। यहाँ मुझे काम के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। वो बहुत सोच-सोच कर जुमला तरतीब दे रही थी। मेरे बाबा यहीं इसी शहर के बाशिंदे थे। मुजाहिद वेलफेयर सोसाइटी के जारी करदा फंड से ही उन्होंने तालीम पाई और नौकरी की तलाश में मुंबई गए, तो वो वहीं के हो रहे। वहीं उन्होंने शादी की। बाबा की तरह अम्मी भी यको-तन्हा थीं। उनका भी कोई नहीं था। अम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं। अब बाबा भी साथ छोड़ गए और मैं तन्हा रह गई। मेरे बाबा पर बड़ी मेहरबानियाँ थी आप लोगों की और शायद इसी के पेशे नज़र उन्होंने मरने से कब्ल मुझे यहाँ आने की ताकीद की, तो मैं चली आई। बात खत्म करके उसने नज़रें उठाकर दोनों को देखा तो दोनों ही उसे बनज़रे गायर देख रहे थे। क्या नाम था तुम्हारे बाप का? उमर मुजाहिद पूछने लगे। जी वो जमाल, जमाल अहमद। उसने गलत बयानी से काम लिया कि उसे अपनी पहचान छुपानी थी। अगर वो झूठ ना बोलेगी तो हो सकता है कि वो लोग उसे यहाँ से चलता कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगी? कोई भी तो नहीं था उसका इन लोगों के सिवा जो उसके अपने थे, मगर वो उन्हें अपनी शनाख्त देने से गुरेज़ा थी। कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास तुम्हारे वालिदैन की? बेगम उमर पूछने लगी। नहीं, उसने उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और ये बात सच भी थी। अम्मी और बाबा ने शायद कभी तस्वीरें बनवाई ही नहीं थीं, वरना उसके पास एक आध तस्वीर तो ज़रूर होती। नफ़ी में सर हिलाने के साथ उसने इत्मीनान भरी साँस भी ली कि अच्छा था जो उसके पास कोई तस्वीर नहीं थी, वरना हो सकता था कि वो तस्वीर उनके हाथ लग जाती और उसकी पहचान सामने आ जाती। कुछ पढ़ी-लिखी हो? बेगम उमर ने तवील साँस लेकर उसे देखा। जी, साइंस ग्रेजुएट। खूब, उमर मुजाहिद ने सताइशी अंदाज में सर हिलाया था। शाम गहरी हो चली थी और हॉल की छत में लगे बड़े-बड़े फानूस एक-एक करके रोशन होने लगे थे। मिनटों में सारा हॉल जगमगा उठा था और उसकी आंखें खीरा हो रही थीं। ये आराइश, शान-ओ-शौकत पहली बार नज़रों से गुज़री थी और वो हवन्नकों की तरह आंखें फैलाए नीम व लबों समेत गर्दन घुमा-घुमा कर अतराफ का जायज़ा ले रही थी। फिर क्या सोचा आपने? बेगम उमर ने उमर मुजाहिद से पूछते हुए मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा, जो खुद फरामोश सी होकर नज़रें इधर-उधर दौड़ा रही थी। सोचना क्या है, आप बच्ची के रहन-सहन का बंदोबस्त करवा दें। वो कहते हुए उठ गए तो बेगम उमर ने उसे पुकारा। हाँ, जी, जी। वो अपनी महवियत से बुरी तरह चौंकी और उन्हें अपनी जानिब देखता पाकर खजल सी हो गई। उमर मुजाहिद जा चुके थे, जबकि वो हनूज़ उसी के सामने वाले सोफे पर बैठी थी। मैं कौन हूँ? सोचों में गुम वो नींद की आगोश में जा सोई थी। आँख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो मज़ीद बौखला गई। 10 बज रहे थे। ओह! इतनी देर तक मैं कभी नहीं सोई। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो सब लोग। कल सरे-शाम ही सो गई थी और अब दूसरे दिन आँख खुल रही है। उफ़! वो सोचों में गुम बेड से उतरी, बाथरूम जाकर जल्दी-जल्दी मुँह धोया, खुले हुए दराज़ बालों को सुलझाए बगैर ही रबड़ बैंड में कस कर दुपट्टा ओढ़ते हुई कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने हॉल का जायज़ा लिया। कोई नज़र न आया तो वो आखिरी ज़ीने पर रुक कर सोचने लगी कि किस तरफ का रुख करे। उसने गर्दन दाएँ जानिब घुमाई। कदरे फासले पर एक दरवाज़ा खुला नज़र आया, जहाँ से वक़्फ़ा-वक़्फ़ा से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। शायद किचन है। वो खुद कलामी के से अंदाज में कहकर उसी जानिब चल पड़ी। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। काफ़ी कुशादा किचन था, जहाँ मुतअद्दिद मुलाज़िमीन मसरूफ़ थे। उसने दहलीज़ पर ही रुक कर देखा। कई बड़ी-बड़ी हांडियाँ चूल्हों पर चढ़ी थीं। क्या दावत का इंतज़ाम हो रहा है? वो पूछने लगी। नहीं बीबी, ये तो साहब लोगों का ही खाना है। एक मुलाज़िम ने अदब से जवाब दिया। इतना सारा? उसकी आंखें फैल गईं। जी बीबी, खाने वाले भी तो ढेर सारे हैं। दूसरा मुलाज़िम कहने लगा। साहब के 5 बेटे, बहुएँ, 17 पोते और 5 पोतियाँ हैं। बाप रे! उसकी हैरत ही कम ना हो रही थी। क्या सब यहीं रहते हैं? हाँ जी, सबका खाना-पीना, रहना-सहना साथ ही है। फिर तो लड़ाई-झगड़े भी खूब होते होंगे। नहीं जी, बहुत घुल-मिल कर रहते हैं सब। आप खुद देख लेंगी रहते-रहते। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैंने तुम्हारे कमरे में मुलाज़िमा को भेजा है। पीछे से आवाज़ आई तो उसने मुड़ कर देखा। आयशा कहती हुई आ रही थी। वो करीब आई तो उसने सलाम कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुराकर सर हिला कर दिया। खूब सोईं तुम तो। वो बोली तो वो खजल सी हो गई। हाँ, लंबा सफ़र तय किया था ना, रात बड़ी बेखबर सोई थी, इसलिए हमने जगाया नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी। शादू, बीबी के लिए नाश्ता तैयार करो और बेटा तुम बैठो जाओ अंदर जाकर।
वो कहती हुई मुलाजिमीन को कामों से मुतालिक हिदायत देकर चली गई तो वो किचन में रखी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर हॉल में आई तो उमर मुजाहिद एक सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते नजर आए। वो वहीं खड़े खड़े उन्हें देखने लगी। बज़ाहिर बारोब और सख्तगीर लगते थे वो, मगर कल उन्होंने बड़ी नरमी से उसे मुखातिब किया था। उसे हरगिज तवक्को नहीं थी कि इस अंदाज में उसकी पज़िराई होगी। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? उमर मुजाहिद की नरम नरम आवाज ने उसे चौंकाया। वो अखबार मेज पर डालते हुए कह रहे थे, यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। वो बोले तो वो झिझकती हुई करीब चली आई। बैठो बेटा। वो मुस्कुराए तो वो संभल कर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? वो पूछने लगे। अम्मा जान की निस्वानी आवाज पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा। दरमियानी उम्र की एक पुरवकार सी खातून उसी जानिब आ रही थी। कुछ कह रही थी, उस पर नजर पड़ी तो ठिठक कर रुक सी गई। अम्मा जान, ये बच्ची, ये तो उन्होंने कुछ कहते कहते एकदम ही चुप होकर बेगम उमर की जानिब इस्तेफहामिया नजरों से देखा, फिर उनके बाजू में ही बैठ गई। ये हमारी बड़ी बहू आयशा हैं। बेगम उमर ने तारुफ करा दिया तो वो एहतरामन खड़ी हो गई। बैठो बैठो बेटा। आयशा मुस्कुरा दी। और आयशा, ये फलक है। बेगम उमर ने उसका इतना ही तारुफ दिया। बड़ी प्यारी है। आयशा ने सताइसी नजरों से उसे देखा तो वो झेप कर मुस्कुरा दी। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। कहने के साथ ही बेगम उमर ने मुलाजिमा को आवाज दी थी। जी बेगम साहिबा। मुलाजिमा फौरन हाजिर हुई। ऊपरी मंजिल का एक कमरा दुरुस्त करो और बीबी का सामान वहीं ले जाओ। वो बोली तो मुलाजिमा उसका छोटा सा अटैची उठाकर चली गई। सर्वेंट क्वार्टर्स खाली नहीं है? वो पूछने लगी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे सर्वेंट क्वार्टर ही रिहाइश के लिए दिया जाएगा, मगर उसे तो मुजाहिद हाउस के ही एक कमरे में ठहराया जा रहा था, तो उसका हैरान होना लाजमी था। क्वार्टर्स तो कई खाली हैं और वो हमने सर्वेंट्स के लिए बनवाए हैं, घर के मकीनों के लिए नहीं। वो बोली तो उसने बेहद हरासा होकर उन्हें देखा। कहीं उन्होंने उसकी हकीकत जान तो नहीं ली? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को तसल्ली दी। जी क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब क्या होना है बेटा? तुम भी इसी घर की मकीन हो अब। आयशा बोली तो वो महज सर झुका कर रह गई। कमरा तैयार है बेगम साहिबा। मुलाजिमा ने आकर इत्तला दी तो बेगम उमर उससे कहने लगी, जाओ बेटा, आराम करो, सफर की थकान है। रात के खाने पर घर के बकिया अफराद से मुलाकात हो जाएगी। बीबी को कमरे तक पहुंचा दो। वो पहले उससे फिर मुलाजमा से बोली तो वो उठकर मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। कमरा काफी वसी और फर्नीचर से आरास्ता था। ये मेरा कमरा है? वो मुड़कर मुलाजमा से पूछने लगी। जी बीबी। उसने सर हिला दिया। तुम मुझे किसी गलत कमरे में तो नहीं ले आई? जाने क्यों उसे यकीन ना आया। नहीं बीबी, बेगम साहिबा ने इसी कमरे की सफाई करने को कहा था। आपके कपड़े मैंने अटैची से निकाल कर अलमारी में रख दिए हैं। मुलाजिमा कहती हुई चली गई। किस कदर मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग हैं ये। वो सोचती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाले और गुस्ल के लिए बाथरूम की राह ली। कितनी नरमी से उन्होंने मुझसे बातें की थी। रहने को इतना पुरआसाइश कमरा दिया। अगर उन्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई तो क्या तब भी उनका रवैया ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं सारी उम्र यहीं गुजार दूंगी, मगर अपनी असलियत नहीं जाहिर करूंगी। कैसी फाश गलती की थी पापा ने, दिल के हाथों मजबूर होकर। कितनी चग हसाई हुई होगी इन इज्जतदार लोगों की। वो जान गए कि मैं उनकी रुसवाई का सबब बनने वाले शख्स की ही बेटी हूँ तो वो सब मुझसे मुतनफ्फिर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी किसी को कि मैं कौन हूँ। अच्छे से नींद आई? वो पूछने लगे तो उसने इस बात में सर हिला दिया। नाश्ता किया? जी। उसने फिर सर हिला दिया। बेटा, यहाँ उसी तरह रहो जिस तरह अपने घर में रहती थी। ये तुम्हारा भी घर है। वो बोले तो वो महज मुस्कुरा कर रह गई, फिर पूछने लगी, कोई और नजर नहीं आया? सब अपने अपने काम से जा चुके हैं। बेगम और बहुएं अपने कामों में लगी हैं। हमारा भी फैक्ट्री जाने का वक्त हो रहा है। तुम जाओ, जरा घूम फिर कर अपने अतराफ का जायजा ले लो। वक्त अच्छा गुजरेगा। वो कहकर मुस्कुराए। साहब, गाड़ी तैयार है। मुलाजिम आकर बोला तो वो उठ गए। तुम बिल्कुल बेतकल्लुफी से रहो बेटा, कि तुम्हारा ही घर है। वो कहते हुए उसका सर थपक कर चले गए तो वो भी अतराफ में नजरें दौड़ाती उठ गई। घूम फिर कर उसने सारा मुजाहिद हाउस देख डाला। जिन कमरों के दरवाजे खुले थे उनका जायजा लिया और जो बंद थे उन पर दस्तक नहीं दी। ये सोच कर कि जाने अंदर कौन हो, टहलते टहलते ही वो छत पर चली आई। मुंडेर पर कोनिया टिकाकर नीचे की जानिब देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल देखा था, मगर कारों और स्कूटरों की वो लंबी कतार नजर न आई। वहां अब सिर्फ एक जीप खड़ी थी। हैं तो क्या सब सवारियां इन लोगों के इस्तेमाल में हैं? उसने हैरत से सोचा। जाहिर सी बात है, इतने अफराद भी तो हैं और फिर दौलत की भी कमी नहीं है। सबकी अलग अलग सवारियां होंगी ही। दोपहर का वक्त था लेकिन मौसम सरमा की वजह से धूप में तमाजत ना थी। इसीलिए तो इत्मीनान से छत पर खड़ी गर्दोपेश का तफसीली जायजा लेने में मसरूफ थी। उसने गेट की जानिब देखा जो उसी पल खुला था। फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कारों और स्कूटरों की आमद का सिलसिला सा शुरू हो गया। ओह, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ, वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। खुद से हम कलाम वो जाने के लिए पलट गई।
बीबी चलें खाने पर, सब मुंतजिर हैं। वो अपने कमरे में दाखिल होने ही जा रही थी कि पीछे से मुलाजिम चला आया, तो वो कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके उसके पीछे चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में आई तो मारे हैरत के आंखें फैल गईं। बड़ी लंबी सी टेबल के दोनों अतराफ लगी कुर्सियों पर मुतअद्दिद अफराद विराजमान थे। आओ, रुक क्यों गई बेटा? बेगम उमर ने मुस्कुराकर उसे अपनी जानिब बुलाया था, मगर वो कदम न बढ़ा सकी कि इतने सारे अफराद की मौजूदगी ने उसे नर्वस कर दिया था। चलो आ जाओ भई। आयशा ने अपनी कुर्सी छोड़ी, उसके पास आई और उसका बाजू थाम कर मेज तक ले आई। बैठो बेटा। उन्होंने उसे अपने बाजू वाली खाली कुर्सी पर बिठा दिया था और सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वो नर्वस हुई जा रही थी। इतनी बोल्ड या खुद एतमाद वो थी ही नहीं कि नजरें उठाकर एक एक का जायजा ले सकती। ओहो ताई माँ, तारुफ तो दे। शौक से मर्दाना आवाज सुनी उसने, मगर निगाह ना उठाई। तारुफ तो हमने कल ही दे दिया था। यही है फलक, अब तुम लोग खुद मिल लो। आयशा बोली। खैर, इन सब का तारुफ तो होता ही रहेगा। बेटा, पहले तुम हमारे बेटों और बहुओं से तो मिलो। बेगम उमर बोली तो वो उन्हें देखने लगी। मेज की दूसरी जानिब वाली कतार में बैठी थी वो। मेज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कुर्सियां पूरी थी, मगर ऐन उसके सामने और बेगम उमर के दाएं जानिब वाली एक कुर्सी खाली थी। बेगम उमर ने एक के बाद एक अपने पांचों बेटों और बहुओं का तारुफ करवाया था। वो सभी उसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले नजर आए। दादी जान, क्या ये फाउल नहीं है? आपने हमारा तारुफ दिया ही नहीं। खूबसूरत सी निस्वानी आवाज पर उसने देखा। बड़ी प्यारी सी उसी की हमउम्र लड़की शिकवा कर रही थी। तारुफ खाने के बाद भी हो सकता है यार, खाना शुरू करो ना पहले। किसी बेसब्रे लड़के ने झल्ला कर कहा था। हाँ भाई, चलो शुरू करो सब। बेगम उमर के कहने की देर थी, सभी अपनी अपनी प्लेटें सीधी करने लगे थे। बेटा, बेतकल्लुफी से खाओ, उसी तरह जैसे अपने घर पर खाती थी। उमर मुजाहिद के बड़े बेटे उस्मान मुजाहिद ने उसे मुखातिब किया तो वो महज सर हिलाकर रह गई। उसके दाएं जानिब आयशा और बाएं जानिब मंजली बहू कुद्सिया बैठी थी। दोनों ने उसे तकल्लुफ बरतने ही न दिया। खाने से फारिग होकर बड़ों ने अपने अपने कमरों की राह ली तो तारुफ के सिलसिले में जवान पार्टी ने वो हंगामा मचाया कि उसकी कनपट्टियां चटकने लगीं। इस कद्र शोरोगुल की वो आदी नहीं थी। लड़कों की अक्सरियत थी जिनके आगे लड़कियों की आवाजें दब कर रह गई थी। ये मुहज्जिब लोगों का तरीका तो नहीं है भाई। उसने सबसे बड़े नजर आने वाले लड़के को मुखातिब किया था, जो औरों की बनिस्बत खामोश सा था। ओ यस सिस्टर, तुम मुझे नजीब भाई कहोगी, मगर खबरदार हमें भाई नहीं कहना। कितने ही लड़के बिलबिला उठे थे। नजीब भैया तो सबके भाई हैं यार, हम नहीं है भाई भाई। हम भी नहीं है, हम भी नहीं। कितनी ही आवाजें बुलंद हुई थी। देखा तुमने, ये सब ऐसे ही है जोकर। नजीब भाई हंस दिए, साथ ही उन सबको खामोश करवा कर बारी बारी सबका तारुफ देने लगे। हर नाम पर उसने कोई ना कोई शरीर जुमला जरूर सुना। कभी हंसियां आई तो कभी खजालत महसूस हुई। बाकी रही लड़कियां तो वो खुद करा दें अपना तारुफ। वो बोले तो पांचों में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओ फलक, हमारे कमरे में चलो। इस कचरपट्टी में तो कुछ सुनाई ना देगा। वो बोली तो वो उसके साथ चल पड़ी। पीछे पीछे देगर चारों भी आ गई। मैं फरा हूँ इन सब की बाजी, और अब तुम्हारी भी बाजी। उसका हाथ पकड़कर लाने वाली चार्मिंग सी लड़की कहने लगी। मैं एमए कर रही हूँ, ये जोया है बीए फाइनल में, ये रेदा है सेकेंड ईयर बीकॉम में, और ये जेबा और सारा है इंटर में। फरा ने मुकम्मल तारुफ दे दिया। वो चारों बड़ी मोहब्बत से मिली। मुझे तो लगता नहीं कि मैं आप सबकी कुछ नहीं लगती। उसकी आंखें नम होने लगी थी। अरे लगती कैसे नहीं भाई, तुम हमारी बहन हो, समझी? जोया ने प्यार से डांटा तो वो मुस्कुरा दी, बोली कुछ नहीं। सबका रवैया उसके साथ दोस्ताना था और गुजरते दिनों के साथ साथ वो सबसे बेतकल्लुफ होने लगी थी। अब वो पहले वाली झिझक बाकी ना रही थी। घर के बुजुर्गों का अंदाज मोहब्बत और शफकत लिए हुए था, तो छोटे भी अपनायत का इजहार करते थे। लड़के सारे ही बड़े शोखो शरीर थे, अलबत्ता नजीब भाई खासी संजीदा किस्म के थे। तमाम लड़के अभी तालीमी दौर से गुजर रहे थे। सिर्फ नजीब भाई ने तालीम से फारिग होकर बिजनेस लाइन में कदम रखा था। इन सब में बड़े वही थे जिनसे फरह मंसूब थी। बड़ों ने फरह के एमए मुकम्मल कर लेने के बाद ही दोनों की शादी करने का फैसला किया था। जब उसने सुना था कि फरह और नजीब भाई एक दूसरे से मंसूब हैं तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई थी। नजीब भाई की तरफ फरह भी खासी संजीदा सी थी। दोनों में जहनी हम आहंगी भी खूब थी और एक साथ चलते हुए दोनों उसे बड़े ही खूबसूरत लगा करते थे। उसे अच्छी तरह याद था कि मुलाजिमों ने बताया था उमर मुजाहिद के 17 पोते और 5 पोतियां हैं। पोतियों की तादाद तो 5 ही थी, मगर पोते उसे 16 ही नजर आए थे। खाने की मेज पर जब सब साथ होते तो सारे लड़के उसी जानिब की कुर्सियां संभालते थे जिस जानिब बेगम उमर बैठती थी। और उसने देखा था कि उनके दाएं जानिब वाली कुर्सी, जो कि उसकी कुर्सी के ऐन सामने थी, खाली ही रहती थी। नजीब भाई, मैंने सुना था कि लड़के 17 हैं। एक दिन वो पूछ ही बैठी। हाँ 17 ही हैं, वो मुस्कुराए थे।
तुम्हें 16 नजर आ रहे हैं, वो इसलिए कि फारहान बिजनेस के सिलसिले में जापान गया हुआ है, आइंदा चंद दिनों में शायद आ जाए। उन्होंने तफसील बताई तो उसने यूं ही सर हिला दिया। उसे यहाँ रहते हुए बहुत से दिन गुजर गए, उसकी सारी जरूरियात पूरी की जा रही थी। उसकी न के बावजूद बेगम उमर ने मलबूसात से उसका वार्डरोब भर दिया था। अपने दीगर पोते पोतियों की तरह उसके हाथ पर भी वो पॉकेट मनी रखती थी। वो इनकार करती तो उमर मुजाहिद नाराज से हो जाते थे, और वो इतने मुखलिस लोगों को नाराज नहीं करना चाहती थी, सो मजबूरन उसे पॉकेट मनी लेनी पड़ती थी। वो उन सब के खलूस के आगे शर्मिंदा सी रहती। उन्होंने उसके जिम्मे कोई काम नहीं लगाया था। एक दिन बेगम उमर से उसने शिकवा किया तो वो कहने लगी, हम तुम्हारे जिम्मे क्या काम लगाएं बेटा, सारे काम तो हो जाते हैं। मगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो बोली थी। तो बेटा जिस काम से दिलचस्पी हो वो कर लिया करो, बेगम उमर बोली थी। तब वो किचन के छोटे मोटे काम करने लगी थी। सब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तुम अकेली बोर होती रहती हो। मेरी मानो तो बेटा तुम भी मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, एक दिन उस्मान मुजाहिद ने उससे कहा था। और उसने इनकार कर दिया था, इसलिए नहीं कि उसे तालीम से दिलचस्पी ना थी, बल्कि इसलिए कि वो डरती थी कि कहीं उसके बाबा का असली नाम सामने ना आ जाए। अगर वो एडमिशन लेती तो एडमिशन फॉर्म पर बाबा जान का असली नाम ही लिखना पड़ता, जो वो सब जान जाते। उसने उन्हें बाबा का गलत नाम ही नहीं, अपने घर का पता भी गलत ही बताया था। शहर का नाम तो वही था, मगर शहर की गलियां और सड़कें उसने गलत बताई थी, महज इसलिए कि उसके पहचान छुपी रहे, कोई उसे जान न सके, और वो तमाम उम्र इन सब के साथ गुजार दे। कि यहाँ मोहब्बत थी, खलूस था, अपनाइयत थी, और सबसे बढ़कर तहफ्फुज का एहसास था, जिसकी खातिर बाबा जान ने उसे यहाँ भेजा था। अगर वो अपनी पहचान जाहिर कर देती तो ये सब कुछ उससे छिन जाता, जो वो नहीं चाहती थी। शाम की चाय से फारिग होकर सब इधर-उधर होकर अपने-अपने मशागिल में लग गए थे। लड़कों ने टीवी लाउंज का रुख किया तो लड़कियां स्टडी में चली गईं। फरा और जोया के फाइनल इम्तिहान होने वाले थे। सारा, ज़ेबा और रिदा के भी टेस्ट वगैरह चल रहे थे। यूं वो पांचों पढ़ाई में गर्क थी। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और लड़कों में तनहा बैठ नहीं सकती थी कि वो सब चीखो पुकार मचा मचा कर उसका सर दुखा डालते थे। हर कोई मसरूफ था, वो ही बेकार सी फिर रही थी। लड़कियों की तालीमी मसरूफियात की वजह से तनहा हो गई थी, वो इसीलिए बोर होने लगी थी। यूं ही टहलते टहलते वो बाहर निकल आई। शाम गहरी हो रही थी। वो खाली जहन लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाती उस तरफ निकल आई जहां नारियल के अनगिनत दरख्त कतार दर कतार खड़े थे। ये दादाजी का शौक है, नारियल के इतने सारे दरख्त उन्होंने ही लगवाए हैं, एक बार जोया ने उसे बताया था। और वो गुलाबों के बेशुमार पौधे वो किसने लगवाए हैं, उसने पूछा था। लगवाए नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से लगाए हैं। तुमने? नहीं, फारहान भाई ने। इश्क है उन्हें गुलाबों से, सारे पौधे उन्होंने खुद लगाए हैं, इनकी देख रेख भी वो खुद ही करते हैं। फिलहाल उनकी गैर मौजूदगी के सबब ये काम माली कर रहा है, जोया ने बड़ी तफसील से बताया था। और इस वक्त वो पिछली बातें याद करती हुई दरख्त के तने से टेक लगाए पलके मूंदे खड़ी थी। कितने अच्छे हैं ये सब, अगर इन्हें मेरी असलियत का इल्म हो जाए तो। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं। ड्रीम गर्ल। उसकी सोचें अधूरी ही रह गई। बहुत करीब से उसने गंभीर सी मर्दाना आवाज सुनी तो बुरी तरह चौंक कर आंखें खोल दी। उसके सामने बेहद करीब कोई खड़ा था। शाम के धुंधलके में उसने देखा, सुर्ख और सफेद खूबरू चेहरे पर सजी स्याह भंवरा सी आंखें उसी पर जमी थी। कौन है आप? वो बेहद हरासा हो गई। उसने भाग जाना चाहा, मगर उसने बाजुओं की आहनी शिकंजे में जकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, वो बुरी तरह मचली। पूरी कुव्वत से उसे धकेला, मगर वो टस से मस ना हुआ। कैसे छोड़ दूं अपने ख्वाबों की ताबीर को? वही हो तुम जिसके ख्वाब मैंने देखे हैं। वो उस पर निगाहें मरकूज किए मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद को उसके मजबूत बाजुओं की गिरफ्त से छुड़ाने में मसरूफ थी। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, वो खौफजदा सी होकर चीख रही थी। ये चेहरा, आंखें और लब। वो झुका उस पर। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे, नहीं। उसकी चीखें घुट कर रह गई थी। थैंक्स ड्रीम गर्ल। और जब वो सर उठाकर मुस्कुराया तो उसने उसका खूबरू चेहरा नोच डाला। वो बिलबिला उठा। गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो उसे परे धकेलती हुई भागती चली गई। कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो निढाल हो चुकी थी। बेदम सी होकर बेड पर ऊंधी तो आंखों में एकदम से ढेर सारा पानी उतर आया। नहीं नहीं खुदाया, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? वो शिद्दतों से रो दी। कौन था वो? क्या यहाँ का मकीन? नहीं नहीं, ये तो शरीफों की नगरी है। और वो तो कमीना जलील इंसान। बेबसी का एहसास लिए वो रोए गई। फलक बीबी, मुलाजिम पुकारता हुआ शायद इधर ही आ रहा था। वो तेजी से उठकर बाथरूम में घुस गई। मुंह धोकर निकली तो मुलाजिम को दरवाजे पर खड़ा पाया। क्या हुआ? वो लहजे को नॉर्मल बनाने की सही में मसरूफ पूछने लगी। जी, वो बेगम साहिबा ने कहा है कि आप कॉफी लेकर उनके कमरे में जाएं। वो बोला तो वो दुपट्टे के आंचल से चेहरा पोंछती हुई उसके पीछे ही किचन में चली आई। मुलाजिमा ने कॉफी तैयार रखी थी। वो ट्रे उठाकर बेगम उमर के कमरे की जानिब बढ़ गई। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो देखा वो सोफे पर बैठी थी।
कहाँ थीं? बड़ी देर से नज़र ना आईं। वो मुस्कुरा कर पूछने लगी तो वो कुछ देर कब्ल खुद पर बीती वारदात को सोचकर उसे झुरझुरी आ गई और कुछ कहने के बजाय उसने ट्रे जल्दी से टेबल पर रख दी, मबादा कि हाथ से छूट ना जाए। ग्रैंडमा, आपको पता है वहाँ जापान में वो ट्रे रखकर सीधी खड़ी हुई ही थी कि पीछे से कोई कहता हुआ आया। उसने गर्दन घुमाई तो वो जो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ उसी जानिब आ रहा था ठिठक कर रुका और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसकी जान निकल गई। वो वही था जिसने जिसने उसने बेहद हरासा होकर रुख मोड़ा। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी मगर भाग ना सकी कि बेगम उमर ने हाथ थामकर उसे अपने बाजू में बिठा लिया था और वो खुद दिलकशी से मुस्कुराता हुआ तौलिया कंधों पर डालकर बेगम उमर की बाएं जानिब आन बैठा। ये हमारा पोता फारान है। बेगम उमर ने तारुफ दिया तो उसकी रूह फना होने लगी। ये जलील इनका पोता नहीं, नहीं। उसे अपनी समाअत मशकूक होने लगी। ओ ग्रैंडमा, ये तो सब जानते हैं कि मैं आपका पोता हूँ, कुछ इनका भी तारुफ देंगे हमें? वो कहकर मद्दिम से हंसी हंस दिया। ये फलक है, पिछले हफ्ता फोन पर हमने तुम्हें बताया था इसके बारे में। ओह, तो ये वही है? उसने कहते हुए उस पर निगाहें मरकूज की तो वो जल्दी से बेगम उमर की ओट में हो गई। मैं जाऊं? वो जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाना चाह रही थी। अरे, अभी तो तुमने हमें कॉफी भी नहीं दी है। वो बोली तो वो उठकर कॉफी पॉट से मग में कॉफी उंडेलने लगी। फारान को भी दो बेटा। उसने मग उनकी तरफ बढ़ाया तो वो लेकर कहने लगी। तब उसने लब भींच कर दूसरा मग भरकर उसकी जानिब बढ़ाया तो हाथ इस शिद्दत से कांपा कि मग उसके हाथ से छूटने को हुआ। अरे अरे, ये क्या भाई? फारान ने लपक कर मग समेत उसका हाथ भी थाम लिया तो उसने बेहद हरासा होकर पहले उसे फिर बेगम उमर को देखा। वो कॉफी का घूंट भरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। मैं जाऊं? वो रो देने को थी। नहीं, बैठो हमारे पास, उन्होंने कहते हुए दोबारा उसे अपने बाजू में बिठा लिया। ग्रैंड माँ, कॉफी कुछ ज्यादा जायकेदार नहीं लग रही? उसने उसके शरीर से आवाज सुनी मगर निगाह ना उठाई। बेगम उमर ने हल्की सी हंसी के साथ खाली मग मेज पर रख दिया। फारी, ये तुम्हारे चेहरे पर खराशे कैसी? मग रख कर वो सीधी हुई तो उसका चेहरा देखकर चौंक सी गई, जिन पर नाखूनों के कई निशान उभरे थे। कैसे लगी ये खराशें? वो फिक्रमंद हो रही थी और वो जो उनके बाजू में बैठी थी मारे डर के गोया सांस लेना भूल गई। पता नहीं वो कमीना क्या कह दे उनसे। जी ये, वो हंस दिया। एक जंगली बिल्ली से मुठभेड़ हो गई थी ना? क्या मतलब? वो चौंकी। ओ छोड़े ग्रैंडमा, इसे देखें कैसी रोनी सूरत बनाकर बैठी है। क्या मैं इसे खा जाऊंगा? उसने बड़ी खूबसूरती से उनकी तवज्जो फलक की जानिब मोड़ दी। हैं? क्या हुआ बेटा? बेगम उमर उसका पसीने से तर चेहरा देखकर परेशान हो गई। नहीं, कुछ नहीं। नफी में सर हिलाने के साथ उसने दुपट्टे से मुंह पोंछा। बेगम साहिबा, कोई मिलने आया है आपसे। उसी पल मुलाजिम ने आकर इत्तला दी तो वो उठ गई। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो भी तेजी से पीछे लपकी। वो तो चली गई मगर वो ना जा सकी क्योंकि वो फरार की सारी राहें मसदूद किए खड़ा था। बेगम उमर के निकलते ही बड़ी फुर्ती से उसने दरवाजे पर बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया था और मारे खौफ के उसकी रंगत जर्द होने लगी। ऐसी भी क्या जल्दी है ड्रीम गर्ल? दो बातें नहीं कर सकती मुझसे? उसने बेहद दिलचस्पी से उसके पीले पड़ते चेहरे को देखा। मुझे जाने दें। उसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। ऊहू, वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुराया और दरवाजे से हटकर उसके करीब आ रुका तो वो सहम कर कई कदम पीछे हट गई। क्या मैं काटता हूँ तुम्हें? उसने कहते हुए बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। नहीं नहीं। उसके आंसू निकल पड़े जिन्हें साफ करते हुए वो कहने लगा। कहाँ थी अब तक? बहुत पहले ही क्यों ना आ गई मेरे ख्वाबों को ताबीर देने? ड्रीम गर्ल, आई लव यू सो मच। वो कह रहा था मगर वो सुन नहीं रही थी। उस पर तो खौफ सवार था। आंखें बंद करके उसने पूरी कुव्वत से उसे परे धकेला और भागती चली गई। खाने की मेज पर जब सब साथ हुए तो एक बार फिर उसका दम अटकने लगा। उसके ऐन सामने वाली कुर्सी जो कल तक खाली रहा करती थी आज उसी कुर्सी पर फारान नजर आया। तुम मिले फलक से? नजीब भाई उससे पूछ रहे थे। हाँ मिला, और इस तरह मिला कि वो बात अधूरी छोड़कर शोखी से हंसा। वो जानती थी कि वो उसे ही देख रहा होगा इसलिए उसने दानिस्तन सर न उठाया। वो चुपचाप रहता तो कोई बात ना थी, वो सुकून से खाना खा लेती। मगर निवाला उस वक्त उसके हल्क में अटकने लगे जब वो बार-बार उसे मुखातिब करने लगा। अरे भाई फलक, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। ये कबाब तो तुमने चखे ही नहीं और ये स्वीट डिश तो लो यार, कमाल करती हो तुम भी। सिर्फ कहने पर ही इक्तफा नहीं कर रहा था, वो उचक-उचक कर उसकी प्लेट में डालता भी जा रहा था और वो नर्वस सी होकर सबकी सूरतें तक रही थी। पता नहीं क्या सोचते होंगे सब। फारान, वो खा रही है, तुम बिलावजह नर्वस कर रहे हो बच्ची को। उमर मुजाहिद को उस पर रहम आ गया था। उन्होंने पोते को तनबीह की तो वो कहने लगा, ओ ग्रैंडपा, मैं तो मेजबानी के फराइज निभा रहा हूँ। अच्छा, वो हंस दिए। बरखुरदार, ये हमारी बच्ची है, मेहमान नहीं, समझे? मगर मेरे लिए तो फिलहाल मेहमान ही है ना? क्यों फलक? उसने बराह रास्त उसे मुखातिब किया था। जी जी, उसने बौखलाकर सर हिला दिया। अब देखें ग्रैंडपा,
ओहो फारी, तुम मुंह बंद करके खा नहीं सकते? आयशा ने टोक दिया। लो भला, मुंह बंद कर लूंगा तो खाऊंगा कैसे? उसकी बात पर सभी हंसे थे और आयशा खिसियानी सी हो गई। बड़ा शैतान है, पिछले 4 माह से नहीं था तो हमें ही अच्छा नहीं लगता था। उमर मुजाहिद ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। ग्रैंडपा, मैं शैतान तो आप कौन? वो शोखी से हंसा। हम, हा हा हा, शैतान के बाप के बाप। उन्होंने बड़ा जानदार कहकहा लगाया था। देखा अब्बू जी, किसका कंधा और किस पर निशाना लगाया है ग्रैंडपा ने। वो हंसता हुआ उस्मान मुजाहिद की जानिब घूमा। हाँ भई, जब बेटा ही शैतान है तो बाप दादा क्यों कर ना होंगे? वो हंसे थे। वो देख रही थी कि कल तक वो नहीं था तो सब ही खामोशी से खाना खाते थे, मगर आज सब चहक रहे थे। सब इतनी अहमियत देते हैं, इसीलिए तो इस कदर बदतमीज है। वो उसे अच्छे नाम से याद ही नहीं कर सकती थी कि उसके तई उसकी हरकतें ही ऐसी थी। सोचों में गुम वो सर झुकाए छोटे छोटे निवाले ले रही थी। चौकी तो उस वक्त जब मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ अचानक फारहान ने उचक कर पकड़ लिया। उसने बेहद हरासा होकर सर उठाया तो एहसास हुआ कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेज के दोनों अतराफ और कोई न था। सभी जा चुके थे और उसे अपनी ही बेखबरी पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ उसे मौजूद पाकर वो हकीकतन सहम गई थी और कबल इसके कि उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाती वो उसे लबों तक खींच ले गया और उसने उसी हाथ से उसके 14 तबक बजा डाले और फिर वो रुकी नहीं, कुर्सी धकेल कर भागती चली गई। सारे लड़के ही शोखो शरीर थे मगर बदतमीज नहीं। वो बिला झिझक उन सब से बातें करती थी। कभी किसी ने उसके साथ कोई नाजेबा हरकत नहीं की थी। कितने ही दिनों से वो उन सब के साथ थी, बिला खौफ व खतर उन सब में उठती बैठती हंसती बोलती थी। मगर फारहान ने पहले ही दिन पहली ही मुलाकात में इस कदर हरासा कर दिया था कि वो उसके साये से भी खौफ खाने लगी थी। उसे देखते ही उसकी रूह फना होने लगती थी और उसका बस न चलता था कि वो खुद को कहाँ गुम कर दे कि उसे नजर ही ना आ सके। वो लाख उससे छिपने की कोशिश करती मगर वो उसके रूबरू आ ही जाता था। उस दिन भी वो छत पर जा रही थी कि वो सामने से सीढ़ियां उतरता नजर आया और वो हरासा होकर ऊपर चढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर भाग खड़ी हुई। अरे, अरे सुनो तो, उसने पुकारा भी मगर वो रुकी नहीं। सामने जो कमरा खुला नजर आया उसी में घुसती चली गई। क्या हुआ? कमरे में मौजूद फरा ने बेहद हैरत से उसे देखा, जो बेदम सी होकर बेड पर ढह गई थी। कुछ नहीं, उसकी सांस फूल रही थी। फलक, हाथ की किताब मेज पर डालकर फरा घबरा कर उसकी जानिब झपटी। फलक, फलक क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, वो उसका पसीने से तर चेहरा साफ करते हुए पूछ रही थी। फारान, वो कहती हुई उठ बैठी। कुछ कह दिया उन्होंने? नहीं। फिर फरा उलझने लगी। वो मुझे बहुत डर लगता है उनसे, वो कहते कहते हिचकियों से रो दी। धत पगली, फरा ने प्यार से उसे खुद से लगा लिया। बहुत शरीर हैं वो, तुम बहुत डरपोक हो ना इसलिए मजीद डराते होंगे। मजा मिलता होगा बहुत, मगर बाजी मैंने क्या बिगाड़ा है जो वो सिसकी? क्या, क्या कुछ कह दिया उन्होंने? उन्होंने मुझे मुझे वो कहते कहते एकदम ही चुप हो गई। क्या? फरा हैरान थी। कुछ नहीं, नफी में सर हिलाकर उसने हथेली की पुष्ट से आंसू पोंछे। बहुत प्यारी सी हो तुम, मगर बेवकूफ भी। जाने क्या सोचकर फरह हंस पड़ी। जी, वो हैरत से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, वो हंसती हुई उठकर ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलने लगी। लो ये देखो, मेरी मंगनी का एल्बम है। वो कहती हुई बेड पर आ बैठी और मंगनी की तस्वीरों का एल्बम उसे थमा दिया। कब हुई थी मंगनी? वो तस्वीरें देखती हुई पूछने लगी। 1 साल हो गया। उसी दिन नजीब का एमबीए का रिजल्ट भी आउट हुआ था और दादाजी ने उन्हें जो गिफ्ट दिया वो मैं ही थी। वो कहकर हंसी। ओह, तब तो नजीब भाई खुशनसीब हुए ना? वो मुस्कुरा कर कहने लगी। कितने हैंडसम और सोबर से हैं वो, आपकी ही तरह। हाँ, फरह ने सर हिलाया। मैंने तो कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं था, मगर एक दिन मौसूफ की डायरी हाथ लग गई। तब मालूम हुआ कि साहब बहादुर किस कद्र दीवाने हैं मेरे। मैंने भी उनके जज्बों को एतबार दे दिया और दादाजी हमारे कहे बगैर ही जान गए। शायद उन्हें हमारी आंखों में एक दूसरे का अक्स नजर आ गया था, जब ही तो उन्होंने मंगनी कर दी हमारी। फरह कह रही थी और वो उसे देख रही थी। उसके हर लफ्ज में नजीब के लिए मोहब्बत और एहतराम था। कितने खुशबख्त हैं ये लोग कि जो चाहते हैं मिल जाता है। उसने हसरत से सोचा। ए, क्या देख रही हो ऐसे? फरा ने सर पकड़ कर हिलाया। कुछ नहीं। वो मुस्कुरा दी, फिर तस्वीरें देखने लगी और एल्बम में लगी आखिरी तस्वीर को देख वो चौंक सी गई। क्या हुआ? फरह जो बगौर उसे देख रही थी उसके चौंकने पर पूछने लगी। ये किसकी तस्वीर है? ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? क्या यहाँ इसी घर में? नहीं, यहाँ तो नहीं, मगर ऐसा लगता है कि देखा है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। मैं बताऊं कहाँ देखा? कहाँ? यहाँ। फरह ने उसे खींचकर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ला खड़ा किया। यहाँ देखा है तुमने? आईने में झलकते उसी के अक्स की जानिब इशारा किया तो मारे हैरत के उसकी आंखें फैल गईं कि उसकी सूरत और एल्बम वाली तस्वीर में बड़ी मुशाबिहत थी। ये ये फरह बाजी, ये तो मुझ जैसी है। वो हुनूस हैरान थी। और पता है तुम्हें ये किसकी तस्वीर है? फरह ने पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया।
तब वो कहने लगी, ये हमारी निखत फूफू की तस्वीर है, हमने तो इन्हें देखा नहीं, सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं जिनकी झलक तुम में है। मगर मैं क्यों? वो परेशान होने लगी कि अब भेद खुला कि तब क्या तुमने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा? नहीं, मेरी पैदाइश के फौरन बाद वो चल बसी थी और बाबा के पास उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। तो बस ये साबित हुआ कि हमारी फुप्पू ही तुम्हारी अम्मी थी। फरहा ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी तो वो मजीद बौखलाई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने सख्ती से तरदीद की। मेरे बाबा एक गरीब आदमी थे और अम्मी भी। फरहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो जाने क्यों उसे उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुरअसरार लगी। हम भी देखेंगे कि तुम कब तक छुपाती हो खुद को। उसका लहजा मानी खेज था। क्या मतलब? वो कमाले बेनियाजी से पूछने लगी। मतलब भी समझा देंगे फलक जान, वक्त तो आने दो कि एक भटका बंदा फिलहाल सही डगर पर आ रहा है। फरह जोमानी बात कहकर मुस्कुराई तो वो महज सर झुकाकर रह गई। कुछ कहने से दानिस्तन गुरेज किया। शाम की चाय का दौर चल रहा था। बेशतर अफराद हॉल में ही थे। वो भी बेगम उमर के बाजू में बैठी चाय की सिप ले रही थी कि तभी फारान कहता हुआ चला आया, ग्रैंड माँ, मैं फलक को ले जाऊंगा। वो कहता हुआ सामने वाले सोफे पर बैठा तो चाय का घूंट उसके हलक में अटकने लगा। कहाँ? बेगम उमर पूछने लगी। मेरे दोस्त ने डिनर पर इनवाइट किया है, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। कहने के साथ ही फारान ने भरपूर नजर उस पर डाली जो पसीने से तर हो रही थी। जरूर ले जाओ, बेगम उमर ने इजाजत दे दी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसकी जान पर बनाई। चली जाओ बेटा, इनकार नहीं करो, वैसे ही तुम कहीं जाती नहीं हो, थोड़ी तफरीह ही रहेगी इसी बहाने। उमर मुजाहिद बोले तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। जोया, तुम जाकर तैयार करो इसे, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, यूं ही मुंह फाड़े फिरती रहती है सारा दिन। वो जोया से मुखातिब हुआ तो वो सर हिलाकर उसी के साथ उठ गई। जोया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मना कर दो ना प्लीज। कमरे में पहुंचकर वो रुहासी हो गई। मैं मना करूं? वाह क्या बात कही है, शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। मोहतरमा फलक साहिबा, इत्तलान अर्ज है कि वो किसी की नहीं सुनते। मैं तो क्या, दादाजी या दादी भी मना करें तो वो नहीं मानेंगे, तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे, समझी? जोया वार्डरोब खोले खड़ी थी। तुम चली जाओ ना, मैं नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं? वो गर्दन मोड़कर उसे घूरने लगी। मुझे डर लगता है उनसे, वो मिनमिनाई और जोया की हंसी छूट गई। डर? वो भी फारहान भाई से? वाह क्या कहने, वो हंसी तो हंसती ही चली गई। खैर खैर, ये लो कपड़े बदलो जाकर। उसने हंसते हुए ही नीले रंग का प्लेन सूट उसे थमाकर बाथरूम में धकेल दिया। वो बाथरूम से निकली तो जोया ने जल्दी से उसके दराज बालों को खूबसूरत सी शक्ल दे दी। कपड़ों की हमरंग चूड़ियां, नेकलेस और टॉप्स भी पहना दिए। नहीं, मेकअप नहीं करो। उसने मेकअप बॉक्स निकाला तो वो कहने लगी, क्यों? मैंने कभी किया नहीं है, लिपस्टिक लगा लूं तो मुंह खुला का खुला ही रहता है। वो बोली तो जोया को फिर हंसी का दौरा पड़ गया। यार बहुत गूंगी हो तुम। खैर जाने दो, सिर्फ काजल ही लगा लो आंखों में, वैसे ही बहुत प्यारी हो तुम, मेकअप की जरूरत ही नहीं। जोया ने हंसते हुए ही उसके रुखसार चूमे तो वो झेप सी गई। इस जोड़े पर ये दुपट्टा बहुत सूट करेगा, यही ओढ़ लो। जोया ने कहते हुए स्याह रंग का दुपट्टा उसे थमा दिया जिस पर नीले नगों और मोतियों का बारीक काम था। चलो भाई, तैयार हुई कि नहीं? वो दुपट्टा ओढ़कर ड्रेसिंग टेबल के पास से हटी थी कि वो कहता हुआ चला आया। ओहो! जोया ने मानी खेजी से होंठ सिकोड़कर शरारत से उसे देखा। उसने भी नीले रंग की शलवार सूट पर नीले काम की स्याह बास्केट पहनी थी। भाईजान, इत्तेफाक हसीन है ना? वो शरारत से हंसी। इत्तेफाक भी और इत्तेफाक वाली भी क्यों? वो बराह रास्त उस पर नजरें जमाकर मुस्कुराया। उसने घबरा कर मुंह फेर लिया। पता नहीं जोया क्या सोचेगी। अब चलोगी या मैं उठा कर ले चलूं? वो कहता हुआ करीब चला आया। चल तो रही हूँ। वो रुहासी हो गई थी। जोया, तुमने इसकी सूरत देखी, रोनी सी? क्या मैं इसे मार पीट कर ले जा रहा हूँ? वो चिढ़कर जोया से कहने लगा तो वो कुछ कहने के बजाय हंसती हुई चली गई। चलो ड्रीम गर्ल, कहने के साथ ही उसने उसे खुद से करीब किया और कदम बढ़ा दिए, और उसका यही बेतकल्लुफ अंदाज उसकी जान निकाले रहता था। आप दूर रहिए ना, मैं चल तो रही हूँ। वो घबरा उठी। क्यों काटता हूँ मैं तुम्हें? उसने चलते चलते रुक कर घूरा तो वो होंठ सिकोड़ कर रह गई। ये आपके दोस्त का घर है? उसने क्लब के पोर्च में कार रोकी तो वो हैरत से पूछने लगी। नहीं, ये क्लब है और डिनर यहीं पर होगा। वो कहकर मुस्कुराया। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, आप जाएं। वो बोली तो वो जो डोर खोलकर उतरने जा रहा था एकदम ही पलटा। फिर आई क्यों? उसने लब भींचकर उसे घूरा। मुझे नहीं पता था कि आप क्लब में लाएंगे, मैं तो समझी कि घर पर होगा डिनर। वो थूक निगल कर बोली। अगर आप घर पर ही बता देते तो क्या कर लेती तुम? उसने बात काट दी। मैं नहीं आती आपके साथ। नहीं आती। उसने चिढ़कर नकल उतारी। हिम्मत थी इनकार करने की, कर भी देती तो क्या मैं मान लेता? चलो उतरो अब नीचे। वो कहता हुआ उतर गया मगर वो उसी तरह बैठी रही। उतरो भी यार। उसने दूसरी तरफ से आकर डोर खोला। मैं नहीं जाऊंगी। ओ यार कम ऑन। वो कदरे झल्लाए। नहीं। उसने नफी में सर हिलाया तो तैश में आ गया। डोर छोड़कर उसका बाजू थाम कर घसीट लिया। फारान, आप शट अप। उसने जोर से डोर बंद किया और उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही उसका हाथ पकड़ के आगे कदम बढ़ा दिए तो तवानो करहन उसे भी साथ देना पड़ा। आहा!
भाई मुजाहिद आए तो सही। क्लब में दाखिल होते ही उसे उसके बेतकल्लुफ दोस्तों ने घेर लिया। अरे फारी, ये तुम ही हो ना यार, कसम से कितने दिनों बाद नजर आए हो। पलक ने आंखें फाड़ कर उस अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को देखा जो कहती हुई बेतकल्लुफी से फरहान की गर्दन में बाहें डाले बोसो किनार में मसरूफ हो चुकी थी। छी, थू, उसने नफरत से मुंह मोड़ लिया। अब कुछ इनका भी तारुफ करा दोगे? कोई कहने लगा। वाई नॉट? वो इससे में तन को छोड़कर उसकी जानिब पलटा जो पीठ मोड़े खड़ी थी। उसने बाजू थाम कर अपनी जानिब घुमा लिया। इसका क्या तारुफ दूं यार? ये उसकी बात होठों में ही रह गई। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाकर जाने के लिए पलट गई। पलक, ये क्या हरकत है? वो दांत भींच कर उसके रूबरू आ गया। मुझे नहीं होना है किसी से मुतारिफ, वो बोली तो उसकी मुट्ठियां भीज गईं। ओ फारिग, कम ऑन, चलो ना डांस फ्लोर पर। कबल इसके कि वो कुछ कहता, वही नाज़नीन करीब चली आई। उसका बाजू थाम कर इठलाई तो वो फलक को घूरता हुआ उसके साथ चला गया। अच्छा, तो मैं तुम्हें पहले भी नहीं समझती थी फारान मुजाहिद, आज तो तुम मजीद गिर गए मेरी नजरों में। उसने सुलगती निगाहों से उसे देखा जो डांस फ्लोर पर इस महजबीन की बाहों में बाहें डाले थिरक रहा था। वो इस जानिब पीट करके खाली पड़ी मेज की जानिब बढ़ गई। कितने बाकिरदार और पाकीज़ा ख़यालात के हामिल है तुम्हारे ख़ानदान के अफ़राद, और तुम भी तो उन्हीं में से हो। मगर तुम, वो हाथों पर सर गिराए सोच रही थी। हकीकतन उसे दुख हुआ था। वो नहीं जानती थी कि फ़रहान मुजाहिद ने इस कदर बेतकल्लुफ़ गर्लफ्रेंड्स पाल रखी हैं। मगर आज जान गई थी, न सिर्फ जाना था बल्कि बेतकल्लुफी का मुजाहिरा देख भी लिया था। मुजाहिद यार, कमाल करते हो तुम भी, किसी ने कहा था। उसने चौंक कर सर उठाया। सामने ही वो बार काउंटर पर दीगर कई अफराद के साथ खड़ा नजर आया। वो बेहयाई से लड़की भी उसके पहलू से चिपकी खड़ी थी। तो तो क्या ये पीता भी है? वेटर को लबरेज जाम सर्व करते हुए उसने देखा। फारान ने भी एक जाम थामा था। मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। वो एक अज़्म से उठी, तेजी से बार काउंटर की तरफ आई और झटके से उसका जाम वाला हाथ पकड़ लिया जो वो लबों से लगाने जा रहा था। उसने हाथ पकड़ा तो लबरेज जाम उसके वास्केट पर छलक गया। ये क्या बदतमीजी है फलक? वो गजबनाक होकर दहाड़ा। बदतमीजी ही सही, मगर मैं आपको ये पीने नहीं दूंगी, समझे आप? उसने कहते हुए उसके हाथ से जाम छीन कर पटक दिया। यू इडियट फुलिश गर्ल! वो दांत भींच कर उसे बाजू से घसीटता हुआ हॉल से बाहर निकला। कार की फ्रंट सीट पर उसे धकेल कर डोर जोर से बंद किया। दूसरी तरफ से आकर स्टीयरिंग संभाली और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड पर छोड़ दी। वो होंठ भींचे चुपचाप बैठी रही। पता है कितनी इंसल्ट की है तुमने मेरे दोस्तों में? उसकी गुर्राहट उभरी। इंसल्ट? वो हंस पड़ी। पता है आपको इंसल्ट किसकी होती है फरहान मुजाहिद? उसकी जिसकी कोई इज्जत भी हो, समझे आप? क्या मतलब? उसने गजबनाक होकर ब्रेक पर पैर मारा। कार एक झटके से रुकी। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? वो स्टीयरिंग छोड़कर उसकी जानिब घूमा। नहीं, मेरी नजरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जरा सी थी वो भी आज उतर गई। वो हर लफ्ज चबा चबा कर कह रही थी। यकीन नहीं आता कि आपका ताल्लुक उस खानदान से है, एक जमाना जिसकी इज्जत करता है, वो खानदान जिसके हर फर्द का नाम इस शहर का अदना से अदना शख्स भी एहतराम से लेता है, और आपका ताल्लुक भी उसी खानदान से है। आपकी नाजेबा हरकतें मुझे अपनी नहीं, उन लोगों की तौहीन लगती हैं जिनका ताल्लुक आपसे है, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो अंधा एतमाद रखते हैं आप पर, और आप उनके ही एतमाद को यूं सरेआम रुसवा करते फिरते हैं। ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड्स पाल रखे हैं जो सरेआम तमाम इखलाकी हदें पार कर जाएं। वो मंजर सिर्फ मैंने नहीं और बहुत से लोगों ने देखा था। हद होती है बेशर्मी की भी। मुझे आपकी नहीं, उस इंसान की इज्जत व वकार की फिक्र है जिसका नाम लोग एहतराम और इज्जत से लेते हैं। और वही लोग जब उसके पोते को ऐसी इखलाक सोज हरकतों में मलूस पाएंगे तो क्या उनकी नजरों में उस अजीम इंसान की वो वक़्त बाकी रहेगी? क्या वो ये नहीं कहेंगे कि उमर मुजाहिद का पला पोता इस कदर जलील है? माना कि ये सब हाई सोसाइटी की आम बातें हैं, आपका ताल्लुक भी इसी सोसाइटी से है, मगर मुजाहिद हाउस के किसी फर्द को मैंने इस कदर गिरा हुआ नहीं पाया जितने की आप हैं। और जो हरकत आपने मेरे साथ की, तो पता है मैंने क्या सोचा था आपके बारे में? सिर्फ इतना कि खुदा करे वो जलील कमीना शख्स मुजाहिद हाउस से ताल्लुक ना रखता हो। मगर अफसोस, सद अफसोस कि आपका ताल्लुक इसी खानदान से है, लेकिन उन जैसी खूबियां आप में नहीं है। आपने जब जब मेरे साथ गैर इखलाकी हरकत की, तब तब मैं अपनी नहीं, इन मुखलिस लोगों की इज्जत का ख्याल करके डर सी गई जिन्होंने मुझे पनाह दे रखी है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा वकार खाक हो रहा है। मैंने ये सोचा कि वो लोग जो आप पर अंधा एतमाद रखते हैं, उन लोगों ने आपकी वो गैर शरीफाना हरकतें देख ली तो क्या सोचेंगे? क्या मेरे सामने उनका उठा हुआ सर झुक नहीं जाएगा? क्या वो शर्मिंदा ना होंगे? फरहान मुजाहिद अपनी नहीं, मेरी नहीं, उन लोगों की इज्जत का ख्याल करके चले जिनकी इज्जत एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लोग करते हैं। वो बात खत्म करके खिड़की से बाहर देखने लगी थी। किस अंदाज में उसने उसका मुहासिबा किया था कि वो अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कह सका था। आंखें फाड़े बस उसे देखे गया। वो मुंतजिर थी कि शायद वो कुछ कहेगा।
मगर जब बहुत देर तक वो कुछ ना बोला तो चुपचाप उसे देखे गया। तो वो कहने लगी, आई लव यू कहा था आपने मुझे। ये एक छोटा सा जुमला दिन में पता नहीं कितनी बार कितने लोगों से कहते होंगे आप, और इजहार मोहब्बत का जो अंदाज आपने अपनाया है वो अंदाज मेरे दिल में जगह तो क्या बना था। जो रही सही थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी छीन ले गया। नजीब भाई भी बहुत चाहते हैं फराबाजी को, जिसके इजहार के लिए उन्होंने आपकी तरह ओछी हरकतें नहीं अपनाई। उन्होंने तो वो रास्ता अपनाया जो सही है। मैंने एक नहीं कई बार देखा है, जब जब वो फरा के सामने आए तब तब उसने उनके लिहाज में पलकें झुका ली। खौफ का हल्का सा साया भी मैंने कभी नहीं देखा फरा के चेहरे पर। और एक आप है मोहब्बत के दावेदार, जिसे देखते ही मेरी रूह फना होने लगती है, जिसके एहतराम में पलकें तो नहीं झुकती बल्कि खौफ से आंखें बंद हो जाती हैं, और मेरा सारा वक्त ये दुआ करते गुजर जाता है कि खुदारा मेरा आपसे सामना ना हो। वो चुप हुई तो फिर दोबारा कुछ कहने की कोशिश नहीं की, कि उसे जो कहना था वो कह गुजरी थी, जिसका रद्द-ए-अमल खामोशी की सूरत में उसके सामने था। वो कुछ नहीं बोला था। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर निचला लब दांतों तले दबाए बैठा था। मुझे एहसास नहीं था कि इतना बुरा हूं मैं। सिर्फ इसी कदर वो बोला था। तवील सांस खींचकर कार स्टार्ट की थी और फिर रास्ता भर वो खामोश ही रहा था। फलक, तुम्हें पता है आज शाम क्या होने वाला है हमारे घर में? जोया कहती हुई उसके बाजू में आकर बैठी तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या होने वाला है? उसे वसवसों ने घेर लिया। यार, एक तो तुम जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। जोया हंसती हुई कहने लगी, पता है तुम्हें, फराह बाजी फाइनल इम्तिहानों से फारिग हो चुके हैं और आज शाम उनकी शादी की तारीख तय होने वाली है। सच? उसे वाकई खुशी हुई। हाँ, जोया ने सर हिला दिया। एक खुशखबरी और है, वो ये कि आज फरहान भाई की मंगनी की रस्म भी होगी और फिर नजीब भाई के संग उनकी बारात भी सजेगी। हैं? उसे हैरत सी हुई। किससे हो रही है उनकी मंगनी? है एक प्यारी सी लड़की, शाम को देख लेना। क्या वो यहीं आएगी? यकीनन, इसीलिए तो कह रही हूँ कि शाम को खुद देख लेना। और पता है तुम्हें, उसे सिर्फ फरहान भाई ही ने नहीं, दादा दादी समेत सबने पसंद किया है। क्या नाम है? क्या बहुत हसीन है वो? उससे तजस्सुस होने लगा। नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो है बहुत हसीन, तुम्हारी तरह। जोया ने कहकर उसके रुखसार चूमे तो वो झेप सी गई। मैं तुम्हें हसीन लगती हूँ? मुझे ही क्या, सबको लगती हो, वो कहकर चली गई। जबकि वो वहीं बैठी फरहान के बारे में सोचने लगी। बहुत बदल गया था वो, और उसके तब्दीली को घर के हर फर्द ने महसूस किया था। और उसने बारहा उमर मुजाहिद और उस्मान मुजाहिद को फरहान की तब्दीली से मुतल्लिक बातें करते हुए भी सुना था। हम उस बच्ची को सराखों पर बिठाएंगे बाबा जान, जिसने हमारे बेटे को सही राह दिखाई है, वरना तो हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। एक दिन उसने यूं ही हॉल से गुजरते हुए उस्मान मुजाहिद का ये जुमला सुना था, और जवाबन उमर मुजाहिद ने क्या कहा था वो सुनने के लिए रुकी नहीं थी, कि ये बहुत गैर मुनासिब हरकत होती। पता नहीं किसे पसंद किया है मौसूफ ने, होगी कोई, मुझे क्या। उसने सोचकर सर झटका और उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो वो एकदम ही सामने आ गया। वो ठिठक कर रुकी। सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें तर्क कर दी हैं तो क्या तुम यकीन करोगी मेरा? वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके ऐन सामने खड़ा पूछ रहा था। उसने बेहद हैरानी से उसे देखा। बोलो ना, यकीन करोगी मेरा? उसने फिर पूछा तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। फरहान मुजाहिद, इस कद्र बदल जाओगे मैंने नहीं सोचा था। उसे हकीकतन खुशी हुई थी। बेटा, ये कपड़े पहन लो। शाम को आयशा ने उसे सुनहरे रंग का भारी काम किया हुआ शरारा सूट दिया तो वो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। ये इतना भारी सूट मैं पहनूं? हाँ भाई, तुम्हें पता नहीं कि आज मंगनी होनी है फरहान की? वो मुस्कुराई थी। मगर मैंने कभी पहना नहीं है ऐसा लिबास। अरे तो आज पहन लो बेटा। चलो जाओ, फटाफट तैयारी करो। मगरिब बाद हॉल में आ जाना। उन्होंने उसके रुखसार थपथपाए तो वो उलझन से दो चार कपड़े उठाए अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदल कर बाथरूम से निकली तो बेड पर जोया को मौजूद पाया, जो जाने क्या अलम वलम फैलाए बैठी थी। जोया, क्या तुम्हारा सूट भी ऐसा है? वो पूछती हुई करीब चली आई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम फलक। जोया उसकी बात नजरअंदाज करके कहने लगी, चलो बैठो, मैं तुम्हारे बाल सेट कर दूं। बड़ी अम्मी ने गोल्ड के ये जेवरात भी दिए हैं पहनने के लिए। जोया ने जबरदस्ती बिठाकर उसके बाल संवार दिए, हल्का हल्का मेकअप करके तलाई जेवरात भी पहना दिए। ये इतनी तैयारी मेरी ही क्यों जोया? वो रुहासी हो रही थी। भाई, ये दादी जान की ख्वाहिश है, उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें इसी तरह तैयार किया जाए। यार, तुम पहली बार हमारे घर की किसी तकरीब में शामिल हुई हो ना, इसलिए। जोया ने कहते हुए गजरे उसके बालों में सजा दिए, जरदार दुपट्टा सर पर डालकर शानों पर पिन अप कर दिया। और अब देखो अपनी सूरत। उसने आईने की जानिब घुमाया तो वो अपना ही रूप देखकर दंग रह गई। ये मैं हूँ जोया? उसे जैसे यकीन ना आया। तो और कौन है? जोया हंस दी।
मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी हसीन हूँ, वो जेब कर मुस्कुरा दी। चलो अब तो पता चल गया ना, वो कहती हुई उसे साथ लेकर हॉल में चली आई। आओ बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। वो करीब आई तो बेगम उमर ने हाथ थामकर उसे अपने बाजू में बिठा लिया और वो बैठकर अतराफ का जायजा लेने लगी। सभी घर के अफराद थे। अजनबी सूरत कोई नजर ना आई तो वो बाजू वाले सोफे पर बैठी जोया की जानिब झुक कर पूछने लगी, वो लड़की तो नजर नहीं आ रही जिससे मंगनी होनी है? भाई वो तो मौजूद है। जोया मुस्कुराई। कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आई। अपने सामने दादाजी के बाजू में बैठे फारान भाई की आंखों में देख लो, नजर आ जाएगी। ये क्या बात हुई भला? वो नाराजगी से कहकर सीधी हो बैठी। लो भाई फारान, उठो, रस्म अदा करो। उमर मुजाहिद ने कहते हुए अंगूठी फारान को दी तो एक बार फिर अतराफ में नजरें दौड़ाने लगी, मगर इस बार भी उसे वो लड़की नजर ना आई तो वो फारान को देखने लगी जो अपनी जगह से उठा था, और उसी वक्त नजीब भाई ने एक खाली कुर्सी ऐन उसके सामने लाकर रख दी। ये क्यों? वो हैरानी से उन्हें देखने लगी तो वो कुछ कहने के बजाय मुस्कुराते हुए अपनी नशस्त पर जा बैठे, जबकि फारहान उनकी रखी गई कुर्सी पर आ बैठा था, जो कि उसके ऐन सामने थी, जरा ही फासले पर। पहना दूं ग्रैंड माँ? वो लबों पर मुस्कान लिए बेगम उमर से पूछ रहा था। वो उन्हें देखने लगी। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा रही थी, और उस वक्त उसे बिजली के तार छू गए जब फारहान ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हरासा होकर पहले उसे फिर सबको देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। ये फारहान मारे हैरत के उससे बोला न गया। आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा जिसने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी थी। ये पहनाओ फारहान को, बेगम उमर ने कहते हुए एक अंगूठी उसकी जानिब बढ़ाई तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं फलक बेटा। उमर मुजाहिद उठकर करीब चले आए। उसके सर पर हाथ रखा तो वो शिद्दतों से रो दी। नहीं नहीं साहब, मैं इस काबिल नहीं साहब। वो मुस्कुरा दिए। अब भी हमें सिर्फ साहब ही कहोगी बेटा? नाना नहीं। वो बोले तो रोते रोते ही उसने चौंक कर सर उठाया। नाना? उसके लबों ने बेआवाज जुम्बिश की थी। हाँ। वो इस बात में सर हिलाकर हंस दिए। नहीं नहीं। वो नफी में सर हिलाने लगी। तब वो तवील सांस लेकर कहने लगे, हम नहीं जानते बेटा कि तुमने क्यों हमसे गलत बयानी की, क्यों तुमने अपने बाबा का गलत नाम हमें बताया। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, इतना यकीन है हमें कि तुम हमारी निखत की बेटी हो। वो नरमी से कह रहे थे। जब तुम हमारे पास आई तो तुम्हें देखकर हमें लगा कि हमारी निखत आई है। हम तुम्हें पहचान गए, मगर तुमने जो कहानी सुनाई और अपने बाबा का जो गलत नाम और पता बताया तो उसने हमें उलझन में डाल दिया। फिर भी हमने तुम्हें पनाह दे दी कि हमें यकीन सा था कि तुम झूठ बोल रही हो। हमने तुम्हारी लाइल्मी में तुम्हारी अटैची की तलाशी ली। तुम्हारे वालिदैन की कोई तस्वीर तो ना मिली, मगर कई तस्वीर तुम्हारी थी। हमने एक तस्वीर अपने पास रख ली। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के मार्कशीट पर हमने तुम्हारे बाबा का असली नाम पढ़ा। तुम्हारे स्कूल के खारिजा सर्टिफिकेट से हमने तुम्हारा सही पता नोट किया। तुमने तो गलत बयानी की थी, मगर हमें तुम्हारा सही पता मिल गया। हमारे पास तुम्हारे बाबा की कई तस्वीर महफूज हैं। हमने निकहत और जमील की तस्वीर के साथ तुम्हारी तस्वीर भी रखी और मुंबई का रुख किया। तुम्हारे पते पर पहुंचा तो तुम्हारे घर पर तो कोई और ही रह रहा था, मगर पड़ोसियों ने तस्वीर देखकर तस्दीक कर दी कि तुम हमारी निखत की ही बेटी हो। हमने ये सब तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि हम मुंतजिर थे कि खुद ही बता दोगी, मगर पता नहीं किस मसलहत के तहत तुमने आज तक हमसे अपनी पहचान छुपाए रखी। बेटा क्या आज भी नहीं बताओगी हमें वो वजह जिसने तुम्हें अपनी पहचान जाहिर करने नहीं दी? वो बात खत्म करके सवालिया नजरों से देखने लगे तो वो सर झुकाकर कहने लगी, मुझे बाबा ने मना किया था। वो आपकी रुसवाई का सबब बने थे। उन्हें डर था कि कहीं आप हकायक जानकर मुझे पनाह देने से इनकार ना कर दें, और मुझे भी खदशा था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो आप सब जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे मुतनफिर हो जाएंगे कि मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने आप पर रुसवाई के दर खोल दिए थे। हाँ, रुसवाई तो बहुत हुई थी बेटा। वो कहने लगे, मगर हमें उस रुसवाई से कहीं ज्यादा इस बात का दुख था कि जमील ने कभी हमसे कुछ ना कहा। अगर वो हमसे कहता तो हम बखुशी निखत उसे सौंप देते, मगर वो कुछ ना बोला और ना ही निखत ने कभी जबान खोली। दोनों खामोशी से चले गए। जमाने ने बहुत बातें बनाई, मगर हम कभी उन दोनों से नफरत ना कर सके। उनकी तलाश की भी हमारी सारी कोशिशें रायगा गई, और यूं हमने सब्र कर लिया। फिर बरसों बाद तुम चली आई तो हमने तुम्हें गले लगा लिया। हर फर्द को तुम्हारा ये तारुफ दिया कि तुम हमारी निखत की बेटी हो, हमारी नवासी हो। हम सब जानते हैं ये बात, मगर तुम्हारी खामोशी की वजह से सब खामोश रहे। खैर छोड़ो, ये सब गुजरी बातें हैं। तुम कहो, इस बंधन से खुश हो ना जो हमने आज ही बांधा है? उन्होंने पूछा तो कुछ कहने के बजाय उसने सर झुका लिया। ग्रैंडपा, रस्म अधूरी है ना अभी। वो जो देर से खामोश बैठा था बेचारगी से बोला तो कितनों की हंसी छूट गई। क्या ये फाउल नहीं है? मैंने तो अंगूठी पहना दी, मगर मेरी उंगली खाली है अभी तक। वो शरारत से कह रहा था। पहनाओ बेटा फारहान को अंगूठी, बेगम उमर ने कहा तो वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। यार मेरा हाथ इधर है। उसने ढिठाई से हाथ उसके आगे कर दिया तो उसने उसकी जानिब देखे बगैर ही उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी
اور وہ بہت خوش تھا، ایک دم ہی بجھ کر رہ گیا، اس کے بے تاثر چہرے پر اپنی چاہت کے رنگ تلاشتا ہی رہ گیا۔ یہ ابھی تک بدگما ہے مجھ سے، اس نے بہت دکھی ہو کر سوچا، پھر وہ وہاں ٹھہر نہ سکا، بزرگوں نے اپنی الگ محفل جمائی تو وہ اٹھ گیا۔ ارے ارے فاری کہاں چلے؟ ابھی تو تصویریں بھی نہیں بنی، بھائی نے کہتے ہوئے راہ روک لی۔ میری تصویر کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تصویریں تو آپ اپنی اور فرح کی بنوائیں کہ پذیرائی تو آپ کے جذبوں کو ملی ہے، احترام تو آپ کی محبتوں کو دیا گیا ہے، میرے جذبے تو بے معنی ہیں۔ بہت ہی برا انسان ہوں نا، مجھے بھلا کون چاہے گا، میں ہی تھا اس قدر خوش فہم۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نجیب بھائی ہی نہیں، وہ سب بھی حیران تھے جنہوں نے اس کی بات سنی تھی۔ تم نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ فرح اس سے پوچھنے لگی۔ آپ سب یہیں موجود ہیں، کیا سنا آپ نے مجھے کچھ کہتے ہوئے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو؟ زویا پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں پسند نہیں فاران بھائی؟ پتا نہیں، وہ مبہم سا جواب دے کر ان سب کے درمیان سے اٹھ گئی، اور وہ سب الجھن سے دوچار ایک دوسرے کی صورتیں ہی تکتے رہ گئے۔ سنو، وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے فاران نے پکارا تو وہ رک گئی، مگر مڑی نہیں۔ تب وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ رکا۔ تم نے محض گرینڈ پا کی خوشی کی خاطر انگوٹھی پہنائی ہے تو یہ لو، واپس کر دو، جا کر کہہ دو کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جبر کے سودے مجھے منظور نہیں، تم انکار کا حق رکھتی ہو۔ وہ کہتا ہوا رکا نہیں، تیزی سے چلا گیا۔ خوب، بہت خوب، اچھا کیا تم نے سسٹر۔ نجیب بھائی کی طنزیہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اب کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ جاؤ واپس کر دو انگوٹھی، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے رکا۔ محض اسی لیے گریزا ہونا اس سے کہ وہ بری عادتوں کے زیر اثر تھا۔ وہ بولے تو اس نے پھر چونک کر انہیں دیکھا، تب وہ سر کو اس بات میں جنبش دے کر کہنے لگے، ہاں میں ہی نہیں، اس گھر کا ہر فرد جانتا ہے کہ اس نے کون سی راہ اپنائی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس نے کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں، ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ پیتا بھی ہے، اور ہم نے اسے باز رکھنے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے کبھی کسی کی نہیں سنی، وہ باز نہ آیا۔ ہماری تنبیہ اس کی ضد بن گئی اور وہ مزید بگڑتا چلا گیا، اور پھر ہم نے اس سے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، وہ جو چاہے کرے، ہم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کی زندگی میں تم چلی آئی، اور وہ بہت نافرمان تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، تمہاری سن لی۔ اس نے نہ صرف سنی بلکہ عمل پیرا بھی ہو گیا، اس نے سارے دوست چھوڑ دیے، شراب ہی نہیں اسموکنگ تک ترک کر دی۔ ہم سب حیران تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا، اور جب میں نے پوچھا تو پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ صرف اتنا کہ فلک کو پسند نہیں تھی میری حرکتیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ برائیاں اپنانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر انہیں ترک کر دینا بے حد مشکل۔ لیکن اس نے بہت آسانی سے ترک کر دی اپنی بری عادتیں۔ آدھی شرابی تھا وہ، روز پیتا تھا، اور آدھی شرابی اس قدر آسانی سے نہیں چھوڑ دے شراب، مگر اس نے چھوڑ دی۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر۔ بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، اور یہ تمہاری چاہت ہی ہے جو اسے برائیوں سے دور لے گئی، مگر تم اسے دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہی ہو جس سے وہ بہت آسانی سے نکل آیا تھا، مگر اب شاید نکل نہ سکے۔ اندر اور اندر وہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو جاؤ واپس کر دو انگوٹھی۔ وہ بات ختم کر کے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، پھر تیزی سے پلٹ گئے، اور وہ ان کے انکشافات پر ششدر کھڑی ہی رہ گئی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اسے پھر اسی دلدل میں اترنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے سوچا، اس کی واپس کی ہوئی انگوٹھی مٹھی میں دبائی اور اس کے کمرے میں چلی آئی تو دیکھا وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آ رکی۔ فاران، آہستہ سے پکارا تو وہ بری طرح چونکا، پھر اس پر نظر پڑی تو لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ انگوٹھی اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی۔ مطلب؟ وہ بے دلی سے مسکرایا۔ تم بخوبی جانتی ہو، میں ہی خوش فہم تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں نے گرینڈ پا سے تمہارے لیے بات کی۔ حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا میں کہ بری عادتیں چھوڑ دیں تو تم مجھے چاہنے لگو گی۔ کتنا بے وقوف تھا نا میں۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ہوا جو تم نے اپنے رویے سے احساس دلا دیا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اب بھی۔ ہاں میں نفرت کرتی ہوں، وہ کہنے لگی، اب بھی مجھے نفرت ہے اس فاران سے جو ماضی میں تھا، اس فاران سے نہیں جو میرے سامنے ہے۔ جھوٹے دلاسے دینے آئی ہو تم۔ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں فاران، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارا سچ جانتا ہوں میں۔ اس نے طویل سانس کھینچی۔ پتہ ہے جب تم نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھنا چاہتا تو تمہارے چہرے پر، مگر نہیں دیکھ سکا، میں ان رنگوں کو کھوجتا ہی رہ گیا۔ فلک کس قدر خوش فہم تھا میں، اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں فاران کہ وہ پہلے کی بات تھی، اب دیکھو نا میری طرف۔ وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے چلی آئی، تب فاران نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی نظریں جھکا کر۔ پہناؤ اسے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ انگوٹھی سمیت اس کی طرف بڑھایا تو اس نے انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں ڈال دی اور جانے کے لیے پلٹی۔ اوہوں، وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ اس حسین رخ پر اترتی دھنک بھی دیکھنے نہیں دو گی ڈریم گرل۔ وہ بہت شوخی سے مسکرایا تھا۔
تم بہت ایڈیٹ ہو فاران مجاہد، وہ اسے پرے دھکیل کر بھاگتی چلی گئی، مگر باہر نہ نکل سکی کہ وہ سب کے سب نجیب بھائی کی قیادت میں اندر گھستے چلے آئے تھے۔ تو یہ مزے ہیں، اچھا ہمیں فکروں میں مبتلا کر کے یہاں راز و نیاز میں مصروف ہو خوب، زویا نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے بازو میں کتنی ہی چٹکیاں لے ڈالی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ نروس سی ہو کر فرح کے پیچھے ہو گئی۔ آہاں زیادہ تنگ نہیں کرو کزنس، ویسے ہی بونگی سی ہے، قبل اس کے کہ کوئی کچھ اور کہتا فاران نے شوخی سے منع کر دیا۔ آپ خود ہوں گے بونگے۔ وہ جھیپ کر فرح کو دھکیل کر بھاگ گئی، اور ان سب کے کہکہوں نے دیر تک اور دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ختم شد۔